बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑनलाइन क्लासेस के सबसे इम्पोर्टेंट और वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के कोर्स के सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम कौन कौन सी लेजिस्लेशंस लोकली यहाँ पर मौजूद होती हैं, कौन कौन से रूल्स लोकली जो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनका तज़किरा करें। तो इसको डिटेल से देखना है आपने, हर पॉइंट इसके अंदर जो है वो देखना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये अक्सर अगर हम पिछले 3 से 4 साल के वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के जो है वो प्रीवियस पास्ट पेपर्स देखें तो उनमें से 2 से 3 में जो है वो ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया हुआ है। तो ये इसकी वर्थ और इसकी इम्पोर्टेंस को, इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस को ये बात ज़ाहिर करती है कि कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आज वाला हमारा लेक्चर। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे पिछले लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 9 के अंदर, लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने इससे पहले कुछ जो है ये की थी। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एजेंसीज़ हैं, उनका हम तज़किरा कर रहे थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, NGOs थी, कुछ का हम तज़किरा कर पाए थे। उनके उससे नेक्स्ट जो है वो हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो जो मेन टॉपिक है, मेन ऑब्जेक्टिव है पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट, फिर उसकी हम डिटेलिंग करेंगे इंशाल्लाह। Species Survival Commission (SSC) is one of the commission of IUCN of the World Conservation Union। ये IUCN के एक जो है वो यूनियन का एक कमीशन है। मैंडेट इसका क्या है और ये ऑब्जेक्टिव क्या है? ये शैल कंडक्ट इट्स एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद इट्स मैंडेट एज एस्टेब्लिश बाय द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ने जो मैंडेट डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंगली होगा। इसका एम क्या है जी? To conserve biological diversity by developing and executing programs of study, save, restore, manage wisely the species and their habitats। तो इसमें कोशिश ये की जाएगी कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके 2-3 तरीक़ों। सबसे पहले रिसर्च के ज़रिए, स्टडी के ज़रिए, और जो हैबिटेट और वाइल्ड स्पीसीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करके, कंजर्व करके इनको जो है वो मैनेज किया जाएगा। विजन SSC का है जी। वर्क ऑफ SSC इज़ गाइडेड बाय इन द विजन ऑफ a just world that values and conserves nature through positive actions to reduce the loss of diversity of life on earth। ज़मीन के ऊपर जो है वो ऐसे एक्शंस या ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएँ जिनके रिज़ल्ट के तौर पर जो डाइवर्सिटी है उसका लॉस कम से कम हो सके या डाइवर्सिटी लॉस जो है वो ज़ीरो हो सके। गोल, अब इसका जो गोल है वो क्या है? द स्पीसीज एक्सटिंक्शन क्राइसिस एंड मैसिव लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर यूनिवर्सली अडेप्टेड as a shared responsibility and addressed by all sectors of society, taking positive conservation actions and avoiding नेगेटिव इम्पैक्ट्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया से जो है वो इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दूर करना है और पॉजिटिविटी को बढ़ाना है और पूरी दुनिया में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करनी है, स्पीसीज एक्सटिंक्शन और इनकी वजह से आने वाले बाकी मामला जो हैं उनके बारे में। ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से देखेंगे। असेसिंग एंड मॉनिटरिंग बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी की एस्टीमेट लगाते हैं कितनी बायोडाइवर्सिटी किसी इलाके के अंदर मौजूद है और इसके साथ साथ उनको मॉनिटर करते हैं बाकायदा, जिनको प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जा सकता है। एनालाइजिंग द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी को आने वाले ख़तरात हैं उन ख़तरात को का जायज़ा लेते हैं। फैसिलिटेटिंग एंड अंडरटेकिंग कंजर्वेशन एक्शंस, और कोशिश की जाती है कि कंजर्वेशन एक्शंस को सीरियसली जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। कन्वीनिंग एक्सपर्टीज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्रॉस बॉर्डर आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत हो किसी भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स की, वहाँ पर उनकी एक्सपर्टीज़ को पहुँचाया जाए। नेक्स्ट स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC, ये भी SSC ही है। इसके जो अचीवमेंट्स हैं टू डेट आप तक जो हासिल कर चुके हैं, तो इसमें सबसे पहली है जी IUCN रेड डाटा बुक। रेड लिस्ट जो IUCN डेवलप करती है वो कई सारी NGOs के कोलैबोरेशन से ये एक्टिविटी परफॉर्म कर पाती है, जिनमें से एक जो है वो SSC भी शामिल है। स्पीसीज कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़, ये स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनके प्रोज एंड कॉन्स जो है उनको वर्ल्ड वाइड जो है वो डिस्कस करते हैं, अवेयर करते हैं। पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस डेवलप करते हैं, सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रूल्स। ऐसे कवानीन जो है वो बनाए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है जिनके रिजल्ट के तौर पर कंजर्वेशन एफर्ट्स को मैक्सिममली पुट अप किया जा सकता है। इनिशिएटिव्स में अब जो चल रहे हैं उनमें सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन, ये रेड डाटा बुक से भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि कई NGOs जो है वो आपस में मिलकर एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे।
यूज़ ऑफ द IUCN रेड डाटा बुक, और रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट यूज़ करके ये जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सजेशंस या रिकमेंडेशंस पेश करते हैं। इंक्रीजिंग द टैक्सोनोमिक कवरेज ऑफ द SSC, और कोशिश करती है कि उसको ग्रॉस रूट लेवल तक, मतलब बुनियादी स्ट्रक्चरल लेवल जो होते हैं वहाँ तक इसको लेकर जाया जाए, ये इनकी ऑब्जेक्टिव होता है। चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए इनके मसाइल, रिस्पॉन्स ऑफ स्पीसीज टू क्लाइमेट चेंज। अब सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ख्याल किसी भी NGO के लिए यही बन पा रहा है कि वो किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्प्लीमेंटेशन या उससे जो है वो जो उसका जो स्ट्रेस आ रहा है या उसका जो रिस्पॉन्स स्पीसीज़ के ऊपर आ रहा है, स्पीसीज एक्सटिंक्शन के ऊपर या कंजर्वेशन के ऊपर, उसके इफेक्ट्स को ये मिनिमाइज़ कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज जो है उनको कंजर्व या प्रोटेक्ट किया जा सके। एरिया बेस्ड कंजर्वेशन प्लानिंग करना, ये भी इनका जो है वो इसका हिस्सा है। रैपिड डिक्लाइन ऑफ लार्ज मैमल्स इन एशिया के अंदर लार्ज मैमल्स लाइक राइनोसिरस हैं, इनके अलावा हिप्पोपोटामसेस हैं, इनकी जो तादाद में तेज़ी से आने वाली कमी है उस जो है उनके अंदर अपनी मिटिगेशन ही पेश कर रहे हैं। इसके अलावा सेव आवर स्पीसीज SOS प्रोटोकॉल, SOS जो है इनका एक इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए ये पब्लिक अवेयरनेस जो है वो डेवलप की जा रही है कि हमारी स्पीसीज जो है उनको बचाने की ज़रूरत है। फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करेंगे। SSC इज़ गवर्नड बाय स्टीयरिंग कमेटी विच इज़ हेडेड बाय द कमीशन चेयर, और ये एक मतलब बहुत बड़े लेवल की जो है वो कमेटी है जिसको एक चेयर है, कमीशन चेयर जो है वो हेड करता है। SSC डन इट्स वर्क बाय स्पेशलिस्ट ग्रुप्स, रेड लिस्ट अथॉरिटीज़ एंड टास्क फोर्सेज, जिनमें बर्ड्स ग्रुप शामिल है, फ्रेश वाटर स्पीसीज एक्सपर्ट ग्रुप शामिल है, फिश स्पेशलिस्ट ग्रुप शामिल है। इनके अलावा ग्रुप्स आर गवर्नड इन अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन SSC एंड वेटलैंड्स इंटरनेशनल, तो ये कई एसोसिएशंस के कोलैबोरेशन के रिजल्ट के तौर पर ये चीज़ें हासिल होती हैं। दे आर करंटली 112 स्पेशलिस्ट ग्रुप, 112 के करीब स्पेशलिस्ट ग्रुप्स हैं जो अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ को SSC की सर्विंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एट द एंड ऑफ 2011 के आखिर पे इट स्टूड एट अराउंड 8,000। टोटल इनके जो इनिशिएटिव्स हैं, मेंबर्स हैं, वो 8,000 के करीब हैं। इंडिविजुअल मेंबर्स आर इनवाइटेड टू ज्वाइन बाय द चेयर ऑफ ईच ग्रुप। कोशिश की जाती है कि जो मेंबर्स हैं उन तमाम ग्रुप्स का कम से कम एक मेंबर जो है वो इसमें लाजमी तौर पर ऐड हो। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। साइट्स इसको कहते हैं, साइटीज़ है लेकिन इसको साइट्स ही कहा जाता है। साइट्स का बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इलीगल ट्रेडिंग और पोचिंग जो है उसकी मनाही है। दुनिया भर में जो इलीगल ट्रेडिंग हो रही है उससे जो है वो रुकना है। हिस्ट्री में साइट्स नेम came into force in 1975, became the only global treaty to ensure that international trades in plants and animals does not threaten their survival in the wild। पूरी दुनिया में जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं उनका जो ट्रेड है या उनकी जो खरीदो फरोख्त है वो किसी तरीके से उनके खात्मे का बायस ना बने। करंटली 180 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स इंप्लीमेंट साइट्स। तो पूरी दुनिया की 180 के करीब कंट्रीज़ जो हैं वो साइट्स के अंडर साइनी हैं, MOU साइन किए हुए हैं, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। जो इसकी जनरल बॉडी है उसमें सेक्रेटरीट इन जेनेवा, इसका जो सेक्रेटरीट है या उसका जो मेन हेड ऑफिस है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। परमानेंट कमेटीज़ जो हैं वो इसकी तश्कील दी जा चुकी हैं और कई सारी कोलैबोरेशन इसकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाक़ है। Conference of the parties meets every 3 years to review sites implementation and assess the status of species in trade। हर 3 साल बाद इनका एक जो है इनकी एक जनरल मीटिंग होती है जिसके अंदर जो करंट स्टेटस होता है ट्रेड का वो देखा जाता है कि जो ऑलरेडी जिनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगी हुई है क्या वो पाबंदी प्रॉपरली काम कर रही है, और इसके अलावा कोई ऐसे एनिमल्स तो नहीं है जो मज़ीद थ्रेटनिंग कंडीशन में जिनका मेन वजह ट्रेड है जिसकी वजह से उनकी तादाद तेज़ी से कम हो रही है, तो उन इंडिविजुअल्स को जो है वो दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। इसमें एग्जांपल है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन असेस द स्टेटस ऑफ स्पीसीज इन ट्रेड। कैक्टाई है, इग्वानास है, पैरट्स है, रिप्रेजेंट सम ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 35,000 स्पीसीज प्रोटेक्टेड बाय साइट्स। ये इग्वानास, कैक्टाई और पैरट्स ये कुछ एग्जांपल हैं जिन तकरीबन 35,000 के करीब स्पीसीज साइट्स ने प्रोटेक्ट की हैं। स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर साइट्स आर लिस्टेड इन वन ऑफ द 3 अपेंडिक्स। इनको 3 अपेंडिक्सेस के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द सेवियरिटी और कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीसीज 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है और उसी बेस पर जो है वो उनको उनकी जो है वो इंटेंसिटी को समझा जाता है, वैलिडिटी को, फिजिबिलिटी को समझा जाता है। सबसे पहले नंबर पे है अपेंडिक्स 1, स्पीसीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन एंड प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन कमर्शियल ट्रेड। एग्जांपल्स इंक्लूड गोरिल्ला, सी टर्टल्स एंड मोस्ट लेडीज स्लीपर ऑर्चिड्स एंड जायंट पांडास। तो ये हैं सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे ज़्यादा जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा है वो अपेंडिक्स 1 के अंदर। इनके सबसे सीवियर, सबसे VVIP इन केस ऑफ कंजर्वेशनल इंपॉर्टेंस, जो सबसे ज़्यादा जो सेवियर ग्रुप है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है, सबसे ज़्यादा जो डेंजर
या वल्नरेबल ग्रुप है, ये हमारा अपेंडिक्स 1 में आएगा। अपेंडिक्स 2 साइंटिस्ट स्पीसीज दैट ऑल्दो करंटली नॉट थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शन मे बिकम सो विदाउट ट्रेड कंट्रोल्स। अगर हम इलीगल ट्रेडिंग को या स्मगलिंग को ना कंट्रोल करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये अपेंडिक्स 2 के ऑर्गेनिजम्स भी एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाएं। इनमें एग्जाम्पल हमारे पास अमेरिकन जेनसिंग है, पेडल फिश है, लाइन्स हैं, अमेरिकन एलिगेटर्स हैं, महोगैनी है, उनके अलावा कई किस्म के कॉरल्स हैं। इनकी ट्रेडिंग को अपेंडिक्स 2 में जो है वो या साइट्स के अपेंडिक्स 2 स्पीसीज के तौर पर कंसीडर किया जाता है। थर्ड वन इज अपेंडिक्स 3 स्पीसीज फॉर विच अ रेंज ऑफ कंट्रीज has asked other parties to help in controlling international trade। इनमें हमारे पास मैप टर्टल्स हैं, वालरसेस हैं एंड कैप स्टेज बीटल्स हैं। तो ये कुछ कंट्रीज़ ने जो है वो दूसरी कंट्रीज़ से इस बारे में जो है वो कंसल्ट किया हुआ है कि उनके कंजर्वेशन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें हेल्प आउट करें। तो इन स्पीसीज़ को हम कहते हैं अपेंडिक्स 3। तो ये 3 कैटेगरीज होगी। फर्स्ट सबसे ज़्यादा जिनका खतरा है, सेकंड उनसे कम है लेकिन अगर ट्रेड को ना रोका गया तो हो सकता है फ्यूचर में वो फिर दोबारा से उसी स्टेज पे चले जाएं। और अपेंडिक्स 3 जो है उसके अंदर स्पीसीज़ हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में, लेकिन कुछ कंट्रीज़ अभी भी इस बारे में कंसर्न रखती हैं कि इनकी तादाद तेज़ी से कम हो रही है। ट्रेड को मॉनिटर कैसे किया जाता है? द बैकबोन ऑफ साइट इज द परमिट सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन कंजर्वेशन एंड ट्रेड मॉनिटरिंग। सबसे ज़रूरी चीज़ साइट की जो एक्टिविटी में है वो है लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंसिंग सिस्टम अलाउ करता है कि कौन से अफराद किन एनिमल्स को ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री से कौन कौन से एनिमल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मेडिसिनली यूज़ हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकली यूज़ हो सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके फॉर्म्स बनाए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। Permits are issued only if a country management and scientific authorities determine that trade is legal and does not threaten the species survival in the wild। परमिट अलाउ ही तब किया जाता है जब उस कंट्री की जो स्टेक होल्डर्स हैं, उस कंट्री के साइंटिफिक बॉडी है या उस कंट्री की जो मैनेजमेंट है वो ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि स्पीसीज का ट्रेड जो है वो लीगल है, प्रॉपर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल है और उसकी वजह से स्पीसीज की तादाद को जो है वो ख़तरा नहीं हो रहा, वर्ल्ड वाइड वो उसका सर्वाइवल मुमकिन हो पा रहा है। These permits allow inspection at ports of export and import to quickly verify that site specimens are properly documented। तो ये परमिट्स अलाउ करते हैं ताकि बार बार की पूछगछ से या बार बार की जो है वो उससे बचा जा सके। जिनके पास परमिट होगा तो वो इन चीज़ों को आराम से ट्रेड कर पाएंगे। वो कंट्रीज़ और वो जो हैं समझ लें कि इंस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उसको कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। दिस ट्रेड मॉनिटरिंग हैज़ क्रिएटेड एंड इंफॉर्मेशन ऑन द मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ साइट स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जो है ये एक रिकॉग्नाइज सिस्टम है और पूरी दुनिया में इस सिस्टम को माना जाता है। साइट्स हैव हेल्प ग्लोबली कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। कई स्पीसीज जो है उनकी कंजर्वेशन को इन्होंने जो है वो इंश्योर किया है। साइट्स प्रोवाइड्स टूल्स टू इफेक्टिवली कंजर्व द वर्ल्ड्स डाइवर्स नेचुरल सोर्सेज। इट कंट्रोल ग्लोबल ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ये दुनिया की ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन जो है वर्ल्ड वाइड जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है वाइल्ड लाइफ की उसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज इंडस रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट IRDCP कहते हैं इसको। इंडस रिवर डॉल्फिन जिसको प्लेटानिस्टा गैंजेटिका माइनर कहते हैं, एन इंडेंजर्ड स्पीसीज इंडेमिक टू द इंडस रिवर सिस्टम इन पाकिस्तान। दिस प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड टू कंजर्व अ वायबल पॉपुलेशन की तादाद जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस किया गया। Habitat has been reduced to 1/5 of its historical range and further degraded due to shortage of water। इसका हैबिटेट नेचुरली भी बहुत हद तक कम हो चुका है कैनाल इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए और सेकेंडली डैम्स वगैरह की वजह से, और थर्डली जो है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से, क्योंकि ये मखसूस डेप्थ के अंदर पाई जाती है तो ये डेप्थ भी वो काफ़ी अब कम होती जा रही है। वाटर लेवल जो है वो काफ़ी लेवल तक कम होता जा रहा है। जी, इसके बाद हमारे पास हैबिटेट हैज बीन रिड्यूस्ड, ये हम बात कर चुके हैं। पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द 6 बैराज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर इंडस। अब रिवर इंडस में जो बैराज सिस्टम बने हैं उनकी वजह से भी इनका हैबिटेट काफ़ी हद तक कम हो चुका है। प्रोजेक्ट एरिया जो है इसका कवरिंग एन एरिया ऑफ 200 किलोमीटर बिटवीन गुड्डू एंड सखर बैराज। दो बैराजों के दरमियानी इलाका इसका प्रोजेक्ट का जो है वो रीजन है। इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड सम एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट कवर्स द पंजाब। पंजाब में इसके कुछ पोर्शंस पाए जाते हैं जबकि मेन इसका जो टारगेट है वो गुड्डू से लेकर सखर बैराज।
प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास प्रोटेक्टिंग द इनेट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द लोअर इंडस रिवर बेसन इकोसिस्टम, इंश्योरिंग द सस्टेनेबल use of riverine biodiversity, promoting actions to mitigate pollution and the wasteful extraction of riverine resources। तो इसमें कोशिश ये कि पोल्यूशन को कम से कम किया जाए और इनकी कंजर्वेशन की कोशिश की जाए। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स में WWF स्विट्जरलैंड शामिल है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजेंसी सीडा शामिल है, एंड थर्डली एंग्रो फॉरेस्ट्रीज, पाकिस्तान की एक NGO जिसको एंग्रो कहते हैं, जो कई सारे मामला में पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। एंग्रो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की जो है वो यहाँ पर होती है। स्टेक होल्डर्स में WWF पाकिस्तान शामिल है, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट शामिल है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट सिंध AED कहते हैं इसको, सिंध शामिल है, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सीपा कहते हैं इसको, और सिंध फिशरीज डिपार्टमेंट SFD शामिल है। तो ये 5 स्टेक होल्डर्स हैं जो साइट्स को पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान में जो इंडस रिवर डॉल्फिन प्रोजेक्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है इसको टेक होल्ड करते हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन द रूट कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय लिंकिंग प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस रिवर डॉल्फिन विद मेजर्स इन द एग्रीकल्चर एंड फिशरीज सेक्टर। तो इन सेक्टर्स के अंदर जो है वो इनकी कंजर्वेशन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। नेक्स्ट इज IWC इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। 1946 में ये जो है वो ये डेवलप हुई है, साइन अप सेटअप हुई है। कमीशन हैज़ मेंबरशिप ऑफ 88 कंट्रीज, कॉन्ट्रैक्टिंग जो है वो कंट्रीज 88 है। इसमें IWC इज मैंडेटेड टू कोऑपरेट विद अदर, कई सारी, अब ये चीज़ हम यहाँ तक इदराक हो चुका है, यहाँ तक हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि बहुत सारी NGOs हमेशा कोलैबोरेटिव वर्क करती हैं, इंडिविजुअली काम नहीं करती। इंटरनेशनल मैरीटाइम IMO कहते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को, रीजनल मैरीन फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन RFMOs, मैरीन काउंसिल्स और UNEP। इनकी कोलैबोरेशन में दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी है, जिनमें क्लाइमेट चेंज, मैरीन डेब्रिस, मैरीन सेफ्टी, हैबिटेट डिग्रेडेशन, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और मैरीन साइंसेज शामिल। इसका हेडक्वार्टर न्यू कैम्ब्रिज, नियर कैम्ब्रिज इम्पिंगटन नामी जगह पे, जो कि कैम्ब्रिज के करीब इंग्लैंड में है, वहाँ पर ये वाक़ है। और ये 3 कमेटी हैं जी। पहले साइंटिफिक कमेटी जो साइंटिफिक प्रोसेस को होल्ड ऑन करती है, सेकंड टेक्निकल कमेटी जो टेक्निकल सपोर्ट फ्राहम करती है, थर्डली फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है जो तमाम मामला की इंप्लीमेंटेशन को और उनके यूजर्स को देखती है। द पर्पस ऑफ IWC स्पेसिफाइड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अपने जो है वो रूल में ये स्पेसिफाइड होते हैं। सेफगार्डिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन द ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय वेल स्टॉक्स, जो वंडरफुल वेल ऑर्गेनिजम्स हैं, वंडरफुल मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको या मार्विलियस वेल्स हैं, इनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव करना। ओरिजिनल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट ओनली 13 वेल हंटिंग नेशंस। बुनियादी तौर पर ये 15 जो है वेल हंटिंग नेशंस जो हैं इसके मेंबर्स हैं, और बाकी सारे इसके अंडरसाइनीज हैं। नेक्स्ट इज रीजनल वाइल्ड लाइफ रूल्स इन पाकिस्तान। तो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। वाइल्ड लाइफ एक्ट्स और लॉज जो पाकिस्तान में कायम हैं या काम कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले है जी कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, सबसे पुराना लॉ है ये। प्रिवेंटिंग ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1890 है। एनिमल स्लॉटर कंट्रोल 1963 है। बलोचिस्तान सी फिशरीज अमेंडमेंट एक्ट 1994 है। बलोचिस्तान सी फिशरीज ऑर्डिनेंस 2001 है। बलोचिस्तान सी फिशरीज अमेंडमेंट एक्ट 2009 है। बलोचिस्तान एनिमल स्लॉटर कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2010 है। बलोचिस्तान गोड्स रिस्ट्रिक्शन 2010 है। कराची कैटल स्लॉटर कंट्रोल 1950 है। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 1979 है। पंजाब गोड्स रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959, पंजाब फिशरीज ऑर्डिनेंस 1961, पंजाब एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963, पंजाब लाइफ स्टॉक डेयरी एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड 1974, पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 1974, पंजाब लाइफ स्टॉक एसोसिएशन एंड लाइफ स्टॉक एसोसिएशन यूनियन रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979, पंजाब एनिमल कंपाउंड फीड एंड फीड स्टफ ऑर्डिनेंस 2002, सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1972, सिंध फिशरीज अमेंडमेंट एक्ट 2003, सिंध फिशरीज अमेंडमेंट एक्ट 2011, सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008, वेस्ट पाकिस्तान गोड्स रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959, वेस्ट पाकिस्तान गोड्स रिस्ट्रिक्शन सिंध रिपील एक्ट 1972, वेस्ट पाकिस्तान गोड्स रिस्ट्रिक्शन रूल 1961, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस 2011, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2014। हमारा जो इम्पोर्टेंट है इसको हम कहते हैं पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट, जो पाकिस्तान ये पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि इसको हमने 17वीं तरमीम के बाद
प्रोविंशियल लेवल पर इन जो हैं वो डिपार्टमेंट्स को कन्वर्ट कर लिया है, चाहे वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फिशरीज़ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो, जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये हमने सूबों को ट्रांसफ़र कर दी हैं, उनके हवाले कर दी हैं। बिल्कुल उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी प्रोविंशियल लेवल पर 17वीं तरमीम के बाद इसके हवाले, तो उनके रूल्स जो हैं वो हर सूबे के अपने हिसाब से, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है वो भी अपने हिसाब से है। तो हम पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स कॉमन इन द ऑल प्रोविंशियल एक्ट्स और ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान आर डिस्कस्ड हियर टेकिंग पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट एज एन एग्जांपल। तो हमें यहाँ पर पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तौर पर ही यहाँ से हम पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट का अगर हमारा आता है क्वेश्चन तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द एक्ट में बी कॉल्ड पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 1974। ये तो इसका हो गया ईयर, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। डेफिनेशन, बोर्ड मींस पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन। इस सेक्शन के अंडर जो बोर्ड काम करेगा उसे हम, जब भी हम इस पूरे लॉ के अंदर बोर्ड का वर्ड आएगा तो बोर्ड से मुराद पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड हो। एक्जॉटिक से मुराद वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान की लोकलाइज्ड नहीं है, बल्कि बाहर से मंगवा के इंपोर्ट करके पाकिस्तान में जो है वो इनको इम्प्लांट किया गया या इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये एक्जॉटिक स्पीसीज हैं। सेक्शन से मुराद इस एक्ट का कोई भी सेक्शन या हिस्सा। प्रिस्क्राइब से मुराद जो इन रूल्स के मुताबिक जिस चीज़ को हम वजाहत करें या जिस चीज़ की हम तारीफ़ करें या रिकमेंडेशन करें, तो ये हमारी प्रिस्क्राइब है। Appointment of the officers, government may determine the number and class of officers including honorary officers to be appointed under this act। तो इस कानून के मुताबिक जितने भी ऑफिसर्स या जितने भी एम्प्लॉयज़ इन्होंने जो हैं वो करने हैं तो वो इस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट होंगे। पावर्स ऑफ एन ऑनरेरी ऑफिसर, ऑनरेरी ऑफिसर वो कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट हो सकता है, वो कोई वेटरनरी पर्सन हो सकता है, वो कोई कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हो सकता है। जो ऑनरेरी ऑफिसर होता है इसकी पावर्स में या इसकी जो इख्तियारात में क्या शामिल होगा, ऑनरेरी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 शैल हैव सच पावर्स ऑफ एन ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब्ड, जिस तरह यहाँ पर बयान किया गया है। द ऑफिसर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years अनलेस द अपॉइंटमेंट इज रिवोक्ड अर्लियर। किसी भी मसले के बगैर तो मैक्सिमम जो एक ऑफिसर ऑनरेरी ऑफिसर है वो किसी ऑफिस को या किसी पोस्ट को 3 साल तक आप होल्ड करके रख सकेगा, 3 साल तक वो उस पोस्ट को जो है वो रख सकेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, अब बोर्ड की फॉर्मेशन में, बोर्ड की इस फाउंडेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। चेयरमैन जो हेड करेगा उसको वो चेयरमैन होगा। सेकेंडली वाइस चेयरमैन है। नंबर ऑफ मेंबर्स एज मेड अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जितने भी मेंबर्स गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर उनको मंजूर किया होगा उतने यहाँ पर मेंबर जो है वो ऐड हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब शैल बी द चीफ वार्डन एंड एक्स ऑफिशियो ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब होगा, सेम पंजाब होगा, ये वहाँ का होगा चेयरमैन होगा, चीफ वार्डन या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन, तो जो मिनिस्टर इंचार्ज है उस डिपार्टमेंट का वो होगा। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ फिशरीज एंड टूरिस्ट डिपार्टमेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। तो ये 3 अफराज जो हैं ये तो एक्स ऑफिशियो इसी तरीके से हो जाएंगे, यानी कि जो सीएम होगा वो चेयरमैन होगा, जो सेक्रेटरी होगा, जो मिनिस्टर होगा उस डिपार्टमेंट का वो मिनिस्टर जो है वो वाइस चेयरमैन होगा, और जो सेक्रेटरी होगा चीफ सेक्रेटरी होगा फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ और फिशरीज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का, वो यहाँ पर। फंड्स, अब शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड शैल गेट इट ऑडिटेड। जो बोर्ड है ये जितनी भी यहाँ पर आने वाले एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी फंडिंग आ रही है या जितने भी ग्रांट्स आ रही हैं, उन तमाम का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे जिसको ऑडिट किया जा सकता है, जो ऑडिटेबल हो। बोर्ड शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एन ऑडिट ऑब्जेक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन या एतराज़ आ जाता है तो इस एतराज़ को भी दूर करने की बोर्ड हत्तल-इम्कान कोशिश करेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन हंटिंग, नो पर्सन शैल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला हिस्सा जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। नो पर्सन शैल हंट एनी प्रोटेक्टेड एनिमल, कोई भी ऐसा एनिमल जो किसी भी कंजर्वेशनल स्टेप में, किसी भी एनजीओ के प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एज अ थ्रेटन्ड ऑर्गेनिज्म और इंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पर कंसीडर हो रहा है, ऐसी स्पीसी को किसी कीमत पर भी हंट नहीं किया जाए। हंट एनी गेम एनिमल एक्सेप्ट अंडर अ परमिट, अगर गेम रिजर्व के अंदर भी एनिमल को हंट करना है तो उसको परमिट के थ्रू हंट करना है, विदाउट परमिट आपने हम हंट नहीं करना। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉय हॉक्स एंड डॉग्स फॉर गेम एनिमल्स विदाउट स्पेशल लाइसेंस। अब जो शिकारी होते हैं वो अपने साथ कई दूसरे गैजेट्स और एनिमल्स लेके आते हैं जिनमें हॉर्न्स शामिल होते हैं, वो उकाब शामिल, शिकरे शामिल होते हैं, जो बर्ड ऑफ प्रे शामिल होते हैं, जो
जाके अगर किसी बर्ड का शिकार करना है, तीतर तिलोर वगैरह का, बटेर वगैरह का शिकार करना है, तो जो हॉक्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू एडिंग की जाती है, या हॉर्न्स वगैरह कुत्ते लेके जाए जाते हैं साथ, ट्रेंड एनिमल्स साथ रखने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन उसके लिए अगर रखना है तो उसके लिए स्पेशल परमिट होता है, तो स्पेशल परमिट्स के थ्रू जो है इम्प्लीमेंटेशन हो सके। एनिमल्स फाउंड डेड, किल्ड और कॉट अनलॉफुली, यानी कि इससे मुराद ये है, ऊपर दोनों पर्सन जो हैं, कोई भी पर्सन को अलाउ नहीं है कि वो हंटिंग कर सके, नंबर 1, और सेकेंडली अगर किसी ने हंट करना है तो वो परमिट के अंदर ही होगा, परमिट के अलावा किसी भी एनिमल को आप गेम रिजर्व के अंदर। अब गेम रिजर्व की बाय डेफिनेशन हमने ये कहा था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर जो बनी ही, जो डेवलप ही शिकार के लिए हुई है, लेकिन उनको भी आप विदाउट परमिट वहाँ पर शिकार नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉय हॉक्स और डॉग्स हम बात कर चुके हैं। एनिमल्स फाउंड डेड, किल्ड और कॉट अनलॉफुली, किसी आदमी से जो है वो ये साबित हो जाए बात, या उस पर इस चीज़ का शुबा हो जाए कि उसने जो है वो कोई एनिमल किल किया है, कोई आदमी, कोई एनिमल जो है वो मरा हुआ मिल जाए, या जो है उसको कैप्चर कर लिया जाए, पकड़ा जाए, तो ये जो है ये चीज़ें अलाउ नहीं होती। एनी मीट और ट्रॉफी देयर ऑफ शैल बी प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी किसी भी आदमी से अगर गोश्त मिलता है शिकारी जानवर का, शिकार का गोश्त मिलता है, या कोई ट्रॉफी मिलती है जैसे मार्कोर की है या मार्को पोलो शीप की है, तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। जब भी गवर्नमेंट चाहेगी तो इनको जब्त कर सकती है, ये उस बंदे को नहीं मिलेगी। जब परमिट वाली लाइसेंस हंटिंग होती है तो उसके नतीजे में जो है वो आपको ट्रॉफी मिलती है। लेकिन अगर आप इलीगल हंटिंग करते हैं और इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाती है बाय रिकॉर्ड, बाय रूल्स और बाय लॉज, या किसी जो है वो ट्रायल कोर्ट के ज़रिए साबित हो जाता है कि आपके पास कोई इलीगल ऑर्गेनिज्म है या कोई इलीगल एनिमल की ट्रॉफी आपके पास मौजूद है, तो वो उसको रिट्रीव कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ लॉफुल पोजेशन, जिसको लाइसेंस भी कहा जाता है। नो पर्सन शैल इन पोजेशन ऑफ एनी वाइल्ड लाइफ एनिमल, किसी वाइल्ड एनिमल को आदमी जो है वो कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अनलेस ही बी इन पोजेशन ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ लॉफुल पोजेशन, यानी कि किसी भी पर्सन के पास, जिसके पास परमिट होगा सिर्फ वही शिकार कर सकेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल्स, ट्रॉफी और मीट, मुकम्मल बैन है जी एनिमल्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स के। आप ले जा नहीं सकते हैं कहीं पर, स्मगल नहीं कर सकते हैं, ना उनकी ट्रॉफी को, ना उनके मीट को, ना उनके बॉडी ऑर्गन्स को, दिल को, ना उनकी स्किन को, ना उनके हॉर्न्स को, ना उनके टीथ को आप नहीं कर सकते। नो पर्सन शैल रिसीव बाय गिफ्ट, परचेज और अदरवाइज एनी एनिमल ऑफ अ काइंड स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल के मुताबिक किसी भी एनिमल का कोई आदमी जो है वो कोई गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं जी उसके हड्डियों में दर्द हो रही है उसको, या उसके जोड़ों में दर्द हो रही है, पट्टे खींचे गए हैं, उसको तिलोर जो है उसको शिकार बर्ड करके दे दो, मुर्गाबियाँ बना के दे दो, ये करके दे दो, तो ऐसा कोई गिफ्ट जो है वो भी उस बंदे के पास ना मिले, ना वो खुद खरीदे जाके, वैसे जगह का इलम हो इंसान को कि जी फलानी जगह पे गोश्त मिलता है वहाँ से जाकर गोश्त ले आओ, तो ऐसा भी उस बंदे की वो चीज़ उस बंदे से बरामद होनी है। जो ट्रेडर है वो तो बेच के निकल गया, उसको फिर कौन पकड़ेगा। एनिमल ऑफ एनी काइंड स्पेसिफाइड सेक्शन, जिन एनिमल्स के बारे में जो है वो है हमारे पास पे, अनलेस अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ लॉफुल पोजेशन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, अगर उनके मुतालिक कोई परमिट मौजूद है तो वो एक अलग बात है, लेकिन विदाउट परमिट, विदाउट लाइसेंस ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सके। रिस्ट्रिक्शन ऑन डीलिंग इन एनिमल्स, ट्रॉफीज और मीट, एनिमल ट्रॉफी या मीट के अंदर किसी किस्म की जो है वो डीलिंग, कारोबार, ट्रेडिंग जो है वो ना हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह जो हैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल पार्क्स और गेम रिजर्व्स के अंदर तो ऐसा कोई एक्टिविटी जो है वो होनी ही नहीं चाहिए। पेनल्टीज मतलब सजाएं किस तरह की हो सकती हैं। इम्प्रोवाइज इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और विद द फाइन, यानी कि सज़ा या सज़ा जुर्माने या जुर्माने के बगैर 1 साल तक मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है, ऊपर मौजूद कवानीन की वजह, ऊपर मौजूद जो ताज़ीरात हैं, ऊपर मौजूद मसाइल हैं, या ऊपर मौजूद जितनी भी चीज़ें बयान की गई हैं, अगर किसी बंदे से उनमें से कोई चीज़ निकलती है तो उसको 1 साल तक कैद हो सकती है। किलिंग और कैप्चरिंग इन सेल्फ डिफेंस, एनी पर्सन किल एनी ऑर्गेनिज्म इन सेल्फ डिफेंस ऑफ दैट ऑफ एनी अदर पर्सन लाइफ, ओनस ऑफ प्रूफ, अगर ऐसा है तो इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। व्हेन इन एनी प्रोसीडिंग टेकन अंडर दिस एक्ट, अगर इस कानून के मुताबिक कोई भी जो है वो ऐसा हो रही होती है, ट्रायल चल रहा होता है या अदालत के अंदर मामला चला जाता है, केस लगा होता है, तो उस केस में आपको प्रूफ देना पड़ेगा इस चीज़ का। वाइल्ड एनिमल ट्रॉफी और मीट शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ अनटिल इन कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, जब तक ये चीज़ पॉसिबल होती नहीं तब तक ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि जब तक वो जुर्म साबित नहीं होता तब तक ये
प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की ही रहे। पावर टू सर्च विदाउट वारंट, नो परमिशन, नो प्रेमिसेस शैल बी सर्च अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए वारंट। वारंट के बगैर, सर्च वारंट के बगैर किसी भी जगह की तलाशी नहीं ली जा सकती है। मतलब ये नहीं है कि जनरली आप कर सकें, सर्च वारंट होना इंतहाई जरूरी। पावर टू सीजर, any officer authorized by government in this behalf may seize any wild animal, dead or alive, anything whatsoever used or suspect to have been used in commission of an offence under this act। कोई भी चीज़ किसी बंदे से निकला है जो इस एक्ट के अंदर आती है, या कोई एनिमल निकला है जिंदा या मुर्दा, तो वो पर्सन जो वो जानवर जो है वो डायरेक्टली जब्त कर लिया जाएगा बगैर किसी भी दूसरी उसके। ड्यूटी टू प्रोड्यूस परमिट ऑन डिमांड मेड बाय एनी ऑफिसर और पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। ये उन्हीं पर्सनस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो ऑन रिक्वेस्ट उनके अगर वो पॉसिबल हो पा रहा है तो परमिट जो है वो ऑन डिमांड वो दे सके। ड्यूटी टू कॉप परचेजर्स, चौकीदार एंड विलेज वॉचमैन, तो इनके साथ जो है वो रब्ता या उनके साथ मवासलात में कोऑर्डिनेशन रखना, ये भी उस ड्यूटी का काम। प्रोसीजर व्हेन ऑफेंडर नॉट नोन और कैन नॉट बी फाउंड, अगर जो है वो ऑफेंडर जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है मुलजिम वो नहीं मिल रहा या वो जो है वो नामालूम है, तो उस केस में offender is not known or cannot be found in any officer authorized in this behalf may, if he find that an offence has been committed, confiscate the property used in the commission of the offence। तो वो कोशिश करता है कि जिस भी बंदे का जो नहीं मिल पा रहा है तो उसको कंपनसेशन की कोशिश की जाती है, उस पर्सन को ढूंढने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है। Power to arrest, any officer authorized without orders from a magistrate or without a warrant arrest any person against whom a reasonable suspicion exists on his of his having been concerned in any offence under this act। इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन या दायरा कार में रहते हुए कोई भी बंदा जिस पर शक भी पड़ रहा है तो उस बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम मजिस्ट्रेट, बगैर किसी ऑर्डर के भी उसको किया जा सकता है, या वारंट के भी बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है जिस बंदे पे गुमान हो कि ये बंदा जो है इस एक्ट की इंटैक्टमेंट में आ रहा है। पावर टू रिलीज ऑन बॉन्ड ऑफ अ पर्सन अरेस्ट, यानी कि ज़र ज़मानत जो है ज़मानत, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द गेम इंस्पेक्टर और ऑफ एन इक्विवेलेंट रैंक में रिलीज सच पर्सन ऑन हिज एग्जीक्यूशन ऑन अ बॉन्ड टू अपीयर। ज़मानत पर वो उस फर्द को रिहा भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए बड़े अफसर का जो है वो के पास ये अथॉरिटी होती है कि इसको ये रिलीज कर सके, मतलब छोड़ सके, रिहा कर सके ज़मानत। पावर टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस, पर्सन हु मे लॉज कंप्लेंट्स any of his offence under this act shall not be taken by any court except on the compliance of the officer। तो यानी कि प्रॉपरली इसके लिए कोर्ट्स मौजूद है जिनके अंदर ये रूल चलेंगे, हर कोर्ट के अंदर हर जो है उसके अंदर ये रूल नहीं जा सकते। पावर टू सीजर, एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट शैल, ये हम बात कर चुके हैं। कोर्ट विच इज कॉम्पिटेंट टू टेक cognizance of offences, no court inferior to that of a magistrate of first class shall be take। केस जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो इसका, इनके दर्जा अव्वल के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसका केस ले सकते हैं। सेशन कोर्ट के जज होते हैं उस लेवल, सेशन जजेस इसका केस ले सकते हैं, इससे लोअर लेवल का नहीं है। पावर टू कंपाउंड ऑफेंस, गवर्नमेंट में बी नोटिफाई में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एम्पावर एन ऑफिसर टू एक्सेप्ट फ्रॉम एनी पर्सन अगेंस्ट होम रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर दिस लॉ, ये भी बात हो चुकी है। गवर्नमेंट में इन्वेस्ट ऑफिसर विद सर्टेन पावर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो जो सस्पेक्ट है उसको कई तरीके से जो है वो कर सकता है। सिविल कोर्ट टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, ये उनकी हाजिरी को यकीनी बनाना ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू ऑफेंसेस, जो मुलजमान होते हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर जो है वो ट्रायल बिठाना। टू प्रोसिक्यूट अ केस बिफोर अ मजिस्ट्रेट, पेश करना इनकी जिम्मेदारी है। ऑफिसर्स ETC टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, ये जो ऑफिसर्स हैं वो अपने आप को चौधरी ना समझ लें बल्कि वो भी सरकारी मुलाजमिन अवामी खादिम हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन अंडरटेकन दिस एक्ट, कोशिश की जाती है इन इम्प्लीमेंट्स को मैक्सिमम जो है वो इफेक्ट किया जाए। इसके ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, वो इन तमाम प्रोसेस की स्मूथ वर्किंग को इंश्योर करवाएंगे। एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स, और ताकत का मुसावी तकसीम कर। पावर ऑफ सेल और एक्सचेंज, टू मेक रूल्स, पावर टू एड टू और एक्सक्लूड फ्रॉम शेड्यूल्स, ये जो है गवर्नमेंट में फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट पब्लिक पर्पसेस एक्सरसाइज द अबव मेंशन पावर्स, ये सेल और एक्सचेंज कर सकती है गवर्नमेंट लेवल पर। यानी कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी जो है रिसर्च के लिए ये कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए भी प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है।
Dissolution of the board, government may be by notification in the official gazette declare that the board shall be dissolved on such date and with such consequences may be specified in the notification। यानी कि ये तखसीस भी की जा सकती है और इसको बोर्ड को ख़त्म भी किया जा सकता है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक। शेड्यूल्स में इसके जो हैं वो ऑर्डिनेंस 4 शेड्यूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इनको यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है शेड्यूल्स ऑफ पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट। शेड्यूल 1 में वाइल्ड एनिमल्स दैट कैन बी हंटेड ऑन एन ऑर्डिनरी परमिट विद द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग इज मैंशनड। एक ऐसा जानवर जिसको जो जनरल परमिट होता है, आम परमिट होता है, उसके मुताबिक शिकार किया जा सके, तो इसको हम शेड्यूल 1 में जो है वो कंसीडर करते हैं। तमाम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, जिन एनिमल्स के को आम परमिट से, आम परमिट के ऊपर लेकिन उसके ऊपर डिटेल लिखी होती है, कितने एनिमल्स कितने बजे शिकार होगा, कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स यूज़ होंगी, कौन सी गन यूज़ होगी, कौन सी व्हीकल यूज़ होगी, कहाँ किस जगह पर शिकार होगा, कौन सा एनिमल शिकार होगा, ये सारी डिटेल्स शेड्यूल 1 के अंदर दी होती है। शेड्यूल 2 एनिमल्स, ट्रॉफीज और मीट्स फॉर द पोजेशन, ट्रांसफर और एक्सपोर्ट ऑफ विच सर्टिफिकेट ऑफ लॉफुल पोजेशन इज रिक्वायर्ड। इसके लिए स्पेशल परमिशन में सर्टिफिकेट बाकायदा मिलता है कि इस एनिमल, इस पर्सन ने ये, इस हंटर ने, ये शिकारी ने ये शिकार किया और इस शिकार के नतीजे में ये ट्रॉफ़ी इसको अलॉट कर दी गई। ट्रॉफ़ी की बाकायदा उस पर फ़ोटो भी होती है और वो सेम ऑर्गेनिज्म ही जा सकता है, ये नहीं है कि ट्रॉफ़ी किसी और ऑर्गेनिज्म की है, फ़ोटो किसी और ऑर्गेनिज्म की, ऐसा पॉसिबल नहीं हो। शेड्यूल 3 वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द ईयर। तो शेड्यूल 3 के मुताबिक जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं या वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इन जनरली उस तमाम को पूरा साल ही प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन हंटिंग का भी प्रॉपर सीजन होगा जब उनको पूरा परमिशन या परमिट्स लाइसेंस फराहम किए जाए। शेड्यूल 4 में वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स विच आर नॉट प्रोटेक्टेड, ये शेड्यूल 4 का हिस्सा है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 जो है ये ज़्यादा सेवियर केसेस के हंटिंग परमिशंस हैं या हंट या वाइल्ड गेम स्पोर्ट एनिमल्स हैं, जबकि शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4 जो है वो उनको हम कह सकते हैं कि इसमें जो इस कैटेगरी में जो एनिमल्स आते हैं या बर्ड्स आते हैं वो सारे ऑन नॉर्मल या ऑन एवरेज लेवल के होते हैं। ले जी, ये पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट था। इसके लॉ को, इसके रूल्स को, इसके इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है आप लोगों ने, और ये लाजमी गैस है। और ये वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के क्वेश्चन, ये 2023 के जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आया था।